हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 16 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 16 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कल के क्वेश्चन को इससे पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो यह तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना। इसके तहत मैंने आपको बताया भी था कि जो मेडिसिन है वह घर घर पर दिया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन बना है। तो यह दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 14 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दिवस के रूप में भी। ठीक है, अच्छा, इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो वहाँ पाई आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होगा। इसके भी मैं चर्चा करता हूँ कि यह 14 मार्च कैसे पड़ा है, क्यों इसको 14 मार्च को रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को। इसकी थीम जान लेते हैं पहले। थीम इसकी क्या है, मैथमेटिक्स यूनाइट्स। ये थीम इसकी इम्पॉर्टेंट है, छोटी है इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, अब चर्चा करते हैं हम लोग कि 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप जानते हैं पाई, जो अभी हमने कहा ना कि पाई दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, तो 3.14। ओके, 3.14। ठीक, ये होती है पाई की वैल्यू। अब इसमें 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 आपका हो गया मंथ। 3 क्या है, ये हो गया मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना मतलब मार्च। 14 क्या है, ये हो गई तारीख आपकी। ठीक है, ये तारीख हो गई, इसलिए इसको 14 मार्च को रखा गया है। अब इसीलिए कहा गया अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। ठीक, चलिए इसमें देखिए जबकि दिवस आया है तो आगे देखते हैं जो हम लोगों ने दिवस पढ़ रखे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, दिवस से पहले एक चीज़ और है, ये हमने अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस बताया। ठीक है, 14 मार्च को बताया। अब राष्ट्रीय गणित दिवस कब पड़ता है, तो यह 22 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो ये दोनों दिवस आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यह श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। अच्छा, गणित के क्षेत्र में आपको पता होगा कि रामानुजन पुरस्कार भी मिला था। ये किसको मिला था, यह नीना गुप्ता को मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको एक जगह ही नोट डाउन हमने कर लिया है। तो इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, सेकेंड राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, और थर्ड गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया। 3 पॉइंट आपको इससे संबंधित मिले हैं, मैथ से संबंधित। ठीक है, चलिए अब दिवस आया है तो दिवस के बारे में और भी देख लेते हैं जो हम लोगों ने विगत दिनों में पढ़े हुए हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को हमने पढ़ा था। 2 दिवस पढ़ते हैं, कौन कौन, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने आपसे कहा था कि मार्च महीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये है दिवस है, इसको ज़रूर याद करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को पड़ता है। थीम क्या रखी गई ये भी इम्पॉर्टेंट है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक, ये थीम है। नेक्स्ट है 9 मार्च को क्या है, धूम्रपान निषेध दिवस। ये कब पड़ता है, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को पड़ता है। मैंने आपसे कहा था कि चूँकि मार्च महीने में बुधवार को 9 मार्च था, इसलिए 9 मार्च को यह दिवस पड़ा है। तो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस पड़ता है। ये भी आपका मैंने बताया कि मार्च के ये दूसरे गुरुवार को पड़ता है, इसलिए 10 मार्च गुरुवार को पड़ा।
इसलिए इसका डेट हो गई 10 मार्च विश्व किडनी दिवस। अब देखिए 2 आए हैं, धूम्रपान में मार्च महीने के दूसरे बुधवार को पड़ रहा है धूम्रपान निषेध दिवस, जबकि विश्व किडनी दिवस कब पड़ रहा है, मार्च के दूसरे गुरुवार को। ठीक है, चलिए थीम क्या रखी गई थी इसकी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम रखी गई थी इसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया। यह गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब देखिए गुजरात आया है तो गुजरात के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है। झीलें कौन सी हैं, ताल सरोवर यहाँ की इम्पोर्टेंट झील है। नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क है गुजरात का। लोक नृत्य गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ की इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। और हम देख लेते हैं गुजरात में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे गुजरात है। राज्यपाल देखिए यहाँ के कौन है, आचार्य देवव्रत, इनका नाम याद रखिएगा। गुजरात का एक पड़ोसी देश भी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी पूछा जा सकता है कि गुजरात का एक पड़ोसी देश कौन सा है, तो वह पाकिस्तान है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है गुजरात राज्य से होकर ही गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कैसे कैसे गुजर रही है। तो गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस बैंक ने SHG बैंक लीकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो जम्मू कश्मीर बैंक ने SHG बैंक लीकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब आया है तो अब जम्मू कश्मीर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर और जम्मू है। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और जम्मू शीतकालीन है। झीलें यहाँ की क्या है, इम्पोर्टेंट है, डल झील है, वुलर झीलें और शेषनाग यहाँ की इम्पोर्टेंट झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो दाचीग्राम नेशनल पार्क यहाँ का इम्पोर्टेंट है। दर्रे की बात की जाए तो जोजिला और बनिहाल दर्रा यहाँ का इम्पोर्टेंट है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो गुलबर्ग, वैष्णो देवी मंदिर यहाँ का इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, एक पॉइंट और है कि आपसे ये पूछा जाए कि श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। ठीक, तो चलिए इतने पॉइंट आपके जम्मू कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसरो द्वारा कितने छात्रों को युविका कार्यक्रम 2022 के लिए चयनित किया गया। तो इसरो द्वारा 150 छात्रों को युविका कार्यक्रम 2022 के लिए चयनित किया गया। ओके, अब देखिए युविका आया है। युविका का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी कोई नाम आता है शॉर्ट फॉर्म तो उसका फुल फॉर्म जरूर जानिए आप। ठीक है, कभी भी वो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो युविका आया है, युविका का फुल फॉर्म देख लेते हैं। युविका मतलब युवा विज्ञान कार्यक्रम। ठीक, युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का फुल फॉर्म। इसरो आया है, इसरो को देख लेते हैं, इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि जो युविका था, युविका का उद्देश्य क्या है। युविका का उद्देश्य देखिए, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विज्ञान पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, इसीलिए इन छात्रों को चयनित किया गया है। ठीक, और चयनित करके इनको ये शिक्षाएं प्रदान की जाएंगी। चलिए इसरो आया है, इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म जरूर जानिए। अब इसकी स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु, अध्यक्ष एस सोमनाथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
एस सोमनाथ अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जीआई टैग प्राप्त कश्मीर के कालीन को रवाना किया गया, किस देश में रवाना किया गया? तो यह जर्मनी है। यह जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी कालीन को जर्मनी रवाना किया गया है। ओके, अच्छा जर्मनी आया है तो जर्मनी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। मुद्रा क्या है? यूरो है। संसद का नाम क्या है? संघीय परिषद नाम है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर है, राष्ट्रपति हैं। और एक चीज़ और ये जानिएगा आप, 2 पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जर्मनी से संबंधित। पहला यह कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई थी? जर्मनी के द्वारा चलाई गई थी। और सेकंड पॉइंट हमारा यह है कि दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन किसने चलाई? जर्मनी के द्वारा चलाई गई थी। ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछा जाए तो जर्मनी, दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन पूछा जाए तो जर्मनी। दोनों ही स्थिति में जर्मनी है। चलिए देखिए, जो जीआई टैग दिया गया है कब से दिया जा रहा है? तो 2016 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें अब क्यूआर कोड शुरू किया गया है। इसका क्या मतलब है? क्यूआर कोड क्यों है? क्यूआर कोड से यह होगा कि कहाँ से यह मैटर बना है, प्रोडक्ट बना है, कहाँ का है, मतलब पूरी जानकारी आपको स्कैन करने के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक, ये फुल फॉर्म जरूर जानिएगा आप, जीआई टैग का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। यह होता क्या है, कब दिया जाता है जीआई टैग? तो यह देखिए, जीआई टैग ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी ख्याति इतनी, जीआई टैग कभी भी दिया जाएगा प्रोडक्ट को दिया जाएगा, ये पहली चीज़ जानिए आप। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसी को जीआई टैग दिया जाता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी ख्याति इतनी बढ़ जाए जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया उस नाम से पहचाना जाने लगे, उस प्रोडक्ट के नाम से, तो फिर उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर कितना घटाकर किया? तो यह 8.1% किया। ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दिया है। ठीक है, 8.5% पहले था, अब 8.1% हो गया है। अब देखिए ईपीएफओ है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये जान लेते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जाने तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। पीएफ क्या है? प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एनएफआरए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएफआरए का अध्यक्ष अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किसने शुरू की? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किसने शुरू की? किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह द्वारा किया गया। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट हमारा है, देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो यह ओडिशा राज्य सरकार ने समझौता किया है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। ठीक है, कि मछली का उत्पादन बढ़े। वहाँ पे आपको पता है असम में होता भी है, मछली काफ़ी मात्रा में होती है, तो इसलिए यहाँ पे समझौता किया गया है कि भाई उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। अब देखिए नाबार्ड आया है, नाबार्ड के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग।
देखिए, नाबार्ड से पहले हम लोग ओडिशा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। चूँकि ओडिशा आया है तो उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसलिए मैं बताता रहता हूँ आपको कि स्टेट आ रहा है, उसका रिवीजन आप करते रहिए। कब कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता होता, ठीक। तो बार बार आप याद करते रहेंगे तो वो अपने आप ही आपके दिमाग में, जहन में वो बैठ जाएगी वो सभी चीज़ें। देखिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ किसी स्टेट से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हो गया, झीलें हो गए, मुख्यमंत्री, लोक नृत्य, चर्चित स्थल, तो ये सब आपका जीके भी है और ज्योग्राफी के थ्रू भी ये आप पढ़ ले रहे हैं। तैयारी आपकी हो जा रही है, आपको एक आइडिया लग रहा है कि वो चीज़ें कहाँ हैं। और कोशिश करिए कि आपके पास अगर एटलस हो तो एटलस लेकर बैठिए जब आप करेंट पढ़ने बैठिए, क्योंकि कोई भी स्टेट आ रहा है तो उस स्टेट के विषय में मैं आपको कुछ न कुछ बताता रह रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, ओडिशा है तो ओडिशा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर मैंने आपको पहले बताया कोई कोविड-19 मुक्त होने वाला यह पहला शहर बना था, भुवनेश्वर। अब पहला राज्य कौन बना था? तो वह हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक। और चलिए, झीलें की बात की जाए तो चिल्का झील यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है, क्योंकि चिल्का झील जो है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और चिल्का झील किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि जो रामसर साइट है उसमें पहला रामसर साइट चिल्का झील को ही बनाया गया था, ओके। और इस समय पूछा जाए आपसे कि वर्तमान समय में कितने रामसर साइट हैं, तो आप बताएंगे 49 रामसर साइट इस समय हैं, 49 रामसर साइट हैं। पहला रामसर साइट चिल्का झील थी। चलिए, नेशनल पार्क कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का। लोक नृत्य पूछा जाए तो छाऊ लोक नृत्य है यहाँ का इम्पोर्टेंट। चर्चित स्थल की बात की जाए तो कटक है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क है, पारादीप यहाँ का चर्चित स्थल है ओडिशा का। चलिए, अब नाबार्ड आया है तो नाबार्ड के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, नाबार्ड है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना की बात की जाए तो 1982 में ये स्थापित हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है इसके? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, गोविंद राजुलू चिंटाला, ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि लॉ वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि मैं एविडेंस अभी शुरू किया है, मैंने 3 वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसमें मैं सेक्शन 3 जो निर्वचन खंड है हमारा, वो उसको मैंने समाप्त कर दिया है, ठीक। जिस किसी स्टूडेंट ने अगर वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी चीज़ें अच्छी मिलें, मगर आपके लायक कुछ न कुछ ज़रूर अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार ज़रूर वॉच करें उस वीडियो को। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले वक्त में मैं सेक्शन 4 पढ़ाऊँगा, एविडेंस का प्रिजम्पशन, ठीक। चलें, आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रभा नरसिम्हन ने पहले कोलगेट पॉमोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी कौन थे? ठीक है, प्रभा नरसिम्हन, यहाँ आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, प्रभा नरसिम्हन ने नहीं है, प्रभा नरसिम्हन के पहले कोलगेट पॉमोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी कौन थे, ये होगा क्वेश्चन। और आपके ऑप्शन है राम राघवन, दिया चटर्जी, सोहन लाल, अनुज गोयनका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्योत्सव 2022 में कितने विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए? आपके ऑप्शन है 22, 24, 25, 27। ओके, अब इसमें से आप जो सही ऑप्शन होगा वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि ये ऑप्शन सही है। ओके, तो बस ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।